जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। यानी कि हमें पता चलता है कि ग्राफिक डिज़ाइन एंशियंट एजेस से काम कर रही है। हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सैम्पल्स एंशियंट एजेस से मिलते हैं। अब वो किस तरह मिलते हैं? हम जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक मॉडर्न फील्ड है। ये डिजिटलाइजेशन और मॉडर्निज्म के एरा की एक ज़रूरत बन चुकी है, लेकिन इसके हमें साइंस पुराने ज़माने में भी मिलते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ग्राफिक डिज़ाइन में आप अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहे होते हो। आप अपना मैसेज विजुअल्स और रिटन्स की मदद से दूसरे तक कन्वे कर रहे होते हो। आप उसमें इलस्ट्रेशन ड्रा करते हैं, आप उसमें कोई भी शेप्स की मदद से कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, या फिर ऐसे पिक्चर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका मैसेज कन्वे हो रहा होता है। इसके साथ साथ आप कुछ रिटन टेक्स्ट भी ऐड करते हैं ताकि आपका मैसेज जो है वो वाज़िया हो सके। इसी तरह पुराने वक्तों में लोग ढोल ऊंची आवाज़ में बजाकर या फिर किसी ऊंची जगह पर जाकर कोई ऐसी ज़ोरदार आवाज़ वाली चीज़ इस्तेमाल करते थे एलानात के लिए, कोई मैसेज कन्वे करने के लिए, या ज़ोर ज़ोर से कोई ऊंची चीज़ बजाई जाती थी कि लोग अट्रैक्ट होकर उनकी बात सुनते थे और आपका मैसेज जो है वो तब कन्वे होता था, क्योंकि तब हमारे पास सोर्स ऑफ मीडियम्स कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज़म की तरफ आया। लेकिन हम शुरू करते हैं स्टोन एज से। स्टोन एज ये वो दौर था जब इंसान आपस में कम्युनिकेट करने के लिए गारों के ऊपर कार्विंग करता था, जिसे हम केव पेंटिंग का भी नाम देते हैं। ठीक है, केव पेंटिंग के ज़रिए वो अपना मैसेज कन्वे करता था। आपके सामने कुछ सैम्पल्स हैं जो केव पेंटिंग को शो कर रहे हैं, यानी कि पुराने वक्तों में, यानी ये ज़्यादातर ये सैम्पल्स इंडोनेशिया, बल्गारिया, जर्मनी, इस तरह के ममालिक से, हमें फ्रांस वगैरह जैसे ममालिक से हमें ये सैम्पल्स मिले। जो हमारे पास ये वाले पिक्चर्स हैं और ये वाली पिक्चर, ये इन दो ममालिक से हमें इस तरह की पिक्चर्स मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त के इंसान का जो कम्युनिकेशन करते वक्त जो मेन फोकस होता था वो सिर्फ दो ही चीज़ों पे होता था। या तो वो शेल्टर की बात कर रहा होता था, या तो वो फूड की बात कर रहा होता था। उसके नज़दीक इन दो चीज़ों की बहुत अहमियत थी। थर्ड, जब हम बात करते हैं, इसमें एक और लैंग्वेज का बहुत ही अहम किरदार है, जो कि हमें जैसे केव पेंटिंग है इसी तरह के हमें सैम्पल्स कुछ मिलते हैं इजिप्ट से, यानी हमें मिस्र से कुछ सैम्पल्स मिलते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक सैम्पल है हीरोग्लाइफस का। ये इजिप्ट की एंशियंट कदीमी ज़ुबान है जो कि लोग दीवारों के ऊपर लिखकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। अब इस ज़ुबान का एक स्पेसिफिक नाम है, वो है हीरोग्लाइफस। ठीक है, हीरोग्लाइफस जो है ज़ुबान, ये इजिप्ट के लोग इस्तेमाल करते थे आपस में मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये वो तमाम कदीमी तरीक़ेकार हैं जिसके ज़रिए लोग जो है अपना मैसेज देते भी थे और लेते भी थे। जब तक ना पेपर ईजाद हुआ था, ना ही इनके पास कलम था, ना ही इनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ मीडियम था कम्युनिकेट करने का, तब लोग ऐसे कम्युनिकेशन करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो है इनोवेशंस आती रही। फर्स्ट हमारे पास जो विजुअल लैंग्वेज जो देखने में आई थी, जो एक प्रॉपर लैंग्वेज थी, वो हमारे पास ये हीरोग्लाइफस की लैंग्वेज थी। ठीक है, अब हीरोग्लाइफस एक विजुअल लैंग्वेज। इसके बाद हम जब फर्दर मूव करते हैं, हिस्ट्री से आगे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले पेपर चाइना में इजाद हुआ था। ठीक है, पेपर जो है वो इन्वेंट हुआ चाइना में, और उसके बाद जाहिर बात है पेपर इन्वेंट हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट यूरोप में यानी जर्मनी में हमारे पास ग्यूटेनबर्ग ने एक प्रेस मशीन, एक प्रिंटिंग मशीन जो है उसको इन्वेंट किया। इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज्म की तरफ यानी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करते रहे, यानी कि हमारे सोर्स ऑफ मीडियम स्ट्रॉन्ग होने लगे मैसेज कन्वे करने के लिए। पेपर इन्वेंट हो गया, उसके ऊपर लिखा जाने लगा। फेदर्स की मदद से लिखा जाता था या फिर पेन की मदद से लिखा जाता था, लेकिन उसको लिखने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत टाइम लगता था। फिर आ गई हमारे पास प्रिंटिंग मशीन, जो कि जर्मनी में ग्यूटेनबर्ग ने इन्वेंट की थी। इनकी वजह से हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता था, बिकॉज हम एक सैम्पल देते थे और उस तरह के काफ़ी ज़्यादा सैम्पल्स हमारे पास, जैसे फ़ोटो कॉपी हमारे पास हो जाती है, इस तरह हमारे पास काफ़ी सैम्पल्स जो हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते थे। और जो हम हाथ से लिख के मेहनत करते थे वो अब हमारी प्रिंटिंग मशीन लिख देती थी, या फिर हमारी प्रिंटिंग मशीन जो है उसे प्रिंट कर देती थी। उसके बाद
हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये आया था 1760 में हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कुछ इस तरह हुआ था कि जब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करने लगी, ग्रूम करने लगी 1760s में, तो ज़ाहिर बात है कुछ सैम्पल्स रेडी करने के लिए हमें जो है बहुत ज़्यादा प्रिंट्स बनाने पड़े। प्रिंट्स ऐसे कि लाइक कोई भी चीज़ प्रॉपर उसकी मैन्युफैक्चरिंग से पहले हमें उसको प्रिंट की शेप में लाना पड़ता था। अब वो प्रिंट की शेप में लाने के लिए हमें पेपर की ज़रूरत थी, तो इस तरह ग्राफिक्स की मदद से और टेक्स्ट की मदद से क्लाइंट को पहले समझाया जाता था कि आपका ऑर्डर कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट्स और इस तरह की कुछ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जो है वो पेपर के ऊपर पहले कन्वर्ट करके उसको फाइनलाइज किया जाता था, देन उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता था, ठीक है। यानी प्रोडक्ट का अगर क्या प्रोडक्ट बनानी है तो उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन पहले पेपर पे बन के आता था और फिर उसके बाद वो फर्दर उसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाया जाता था। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री थी। इसी तरह आगे चलते चलते 1861 में हमारे पास विलियम मॉरिस आते हैं। विलियम मॉरिस के डिज़ाइंस इतने इम्पैक्टफुल थे कि वो आज भी जब हम डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले विलियम मॉरिस के सैम्पल्स को स्टडी करते हैं, बिकॉज विलियम मॉरिस ने ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह आप बोटेनिक्स को, आप किस तरह फ्लोरल्स को, स्टेम्स को अपने डिज़ाइंस में यूटिलाइज कर सकते हो। इन शॉर्ट उसने हमें ये आइडिया दिया था कि किस तरह आप नेचर से इंस्पायरेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में विलियम मॉरिस का एक बहुत अहम किरदार है। हम जब कुछ डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक थीम्स या तो असाइन किए जाते हैं या हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स पे काम करते हैं। अब वो थीम इजिप्शियन भी हो सकता है, वो थीम विलियम मॉरिस के डिज़ाइंस के ऊपर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ था कि वॉर प्रोपागेंडा पोस्टर्स जो हैं वो देखने में आए थे। अब ये वॉर प्रोपागेंडा पोस्टर्स कौन से हैं? ये ऐसे पोस्टर्स हैं जिनके ज़रिए लोगों को ये परसुएट किया जाता था, लोगों को इस बात पे मजबूर किया जाता था, लोगों को जो है वेलकम किया जाता था कि आप आएँ और आर्मी ज्वाइन करें। बिकॉज इन वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 जिन कंट्रीज़ के दरमियान में ये जंगें अजीम हो रही थी उनको बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी के लिए लोगों की ज़रूरत थी। अब उन्होंने सोचा कि हम किस तरह ये मतलब लोगों को एडवर्टाइज़ करें कि हाँ जी हमें आर्मी की ज़रूरत है। तो उन्होंने ऐसे पोस्टर्स डिज़ाइन किए थे उन कंट्रीज़ ने कि हमें उस जिनके ऊपर लिखा हुआ था हु इज़ एब्सेंट इट्स यू और आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी। आपके सामने कुछ सैम्पल्स हैं, यानी उनको परसुएट किया जा रहा है कि कम ज्वाइन द आर्मी। तो ये वॉर प्रोपागेंडा पोस्टर्स एक ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिसके ज़रिए एक कॉमन मैन को भी ये सेंस आई कि अगर उसने अपनी कोई चीज़ बेचनी है या फिर अपनी वो कोई चीज़ चाहता है कि वो फेमस हो या फिर लोग उसकी तरफ मुखातिब हो, तो उसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है और वह एडवर्टाइजमेंट वो इन पोस्टर्स की मदद से भी कर सकता है। आफ्टर दिस वी हैव पॉल रैंड। पॉल रैंड का ग्राफिक डिज़ाइन की दुनिया में कुछ अहम किरदार यूँ हैं कि इन्होंने हमें डिज़ाइंस पे थॉट्स दिए। इनकी बुक थी थॉट्स ऑन डिज़ाइन, जो कि ऑल अबाउट डिज़ाइन थी। तो जब हम डिज़ाइन को गहराई में स्टडी करेंगे हैं तो इनकी बुक हम सामने आती है थॉट्स ऑन डिज़ाइन, जिसमें इन्होंने डिज़ाइंस के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। अब इनका बहुत अहम किरदार है ग्राफिक डिज़ाइन की दुनिया में, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड यूज़ है थॉट्स ऑन डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आप पीछे कोई इमेज इंसर्ट कर दें और ऊपर कोई टेक्स्ट लिख दें तो आपका एक ग्राफिक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया। नो, इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन। डिज़ाइन के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिज़ाइन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। कुछ कलर स्कीम्स और कलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको कंट्रास्ट और इस तरह की चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए कोई चीज़ फॉर्म करनी पड़ती है, तभी आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन है। आफ्टर दिस वी हैव स्टीव जॉब्स। और अब ये वो एरा है जब हम डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये स्टीव जॉब्स का दौर डिजिटलाइजेशन का दौर था। स्टीव जॉब्स ने जो चीज़ इन्वेंट की थी वो था मैकिन्टॉश। इन्होंने कुछ ग्राफिक्स और विजुअल्स की मदद से हमें फ़र्स्ट टाइम डिजिटल ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये मैकिन्टॉश जो है ये वही चीज़ है जिसका आप आज के दौर में मैक
या एप्पल के तौर पे जानते हैं। सबसे ज़्यादा मॉडर्न, जिसे आप कहते हैं मॉडर्न डिवाइसेस या डिजिटल डिवाइसेस जो आज आप यूज़ कर रहे हैं वो एप्पल के फॉर्म में है। मैकिंटॉश की सबसे डिजिटल डिवाइसेस जो या मॉडर्न डिवाइसेस जो आज के दौर में आप यूज़ कर रहे हैं वो एप्पल है। सो मैकिंटॉश से मैक और देन एप्पल, और ये स्टीव जॉब्स ने जो है ये ऑल आउट ये इन्वेंट किया, और 1984 में उन्होंने जो इनकलाब लाए वो इस डिज़ाइंस की दुनिया में, वो आज भी बहुत अहम किरदार अदा करता है, और हमारी मॉडर्न लाइफ पे आज भी मैक या एप्पल का बहुत असर है। इसके बाद हम डिजिटलाइजेशन के दौर से निकल आते हैं, और डिजिटलाइजेशन के दौर के बाद हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स, क्योंकि इन्वेंशन अब अरूज पर है और धड़ाधड़ चीज़ें जो है वो अब इन्वेंट हो रही थी। तो इसी तरह हमारे पास कुछ मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स वजूद में हैं जिनके ज़रिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो आफ्टर इफ़ेक्ट्स और इन डिज़ाइन, इस तरह के हम चीज़ें कर सकते थे इन तमाम सॉफ्टवेयर्स की मदद से, जो कि हमें एडोब ने दिए थे। एडोब इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी, और इसने अभी तक बेतहाशा अपने सॉफ्टवेयर्स जो है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा चुका है। इन सॉफ्टवेयर्स में सबसे मशहूर ज़माना सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर हैं। इसके अलावा और भी इन डिज़ाइन और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, बट ज़्यादातर जो ग्राफिक डिज़ाइन में इस्तेमाल किए जाते हैं वो फ़ोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर हैं। तो ये एडोब सॉफ्टवेयर तक का जो दौर है, ये अब हम थोड़े मॉडर्निज्म के दौर में आ चुके हैं। अब जब हम बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली, लेकिन एक्चुअली ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, तो हमें पता चलता है कि हर वो मैसेज जो विजुअल या टेक्स्ट की मदद से कन्वे किया जाता है वो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन आता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें किसी पोस्टर की, आप अक्सर कोई पिक्चर देखें तो उसमें कोई पोस्टर देखें, कोई लोगो देखें, तो उसमें किसी भी इमेज, किसी भी एस्थेटिक इलस्ट्रेशन के साथ कुछ टेक्स्ट ज़रूर ऐड होते हैं। हर वो इमेज, हर वो इलस्ट्रेशन, हर वो पोस्टर जिसके अंदर आपके पास एक टेक्स्ट भी ज़रूर ऐड होता है, तो वो आपके पास एक कंप्लीट और एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइन वो आपके सामने होता है। ग्राफिक डिज़ाइन में हम दो चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं, वो आपके होते हैं विजुअल्स और रिटन, यानी विजुअल और रिटन को कंबाइन करके हमारे पास जो डिज़ाइन फॉर्म में आता है हम उसको ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते वक्त हमारे तीन में से हमारा कोई मकसद ज़रूर होता है, और वो मकसद या तो हमारा हो सकता है टू एजुकेट, या मकसद हमारा हो सकता है टू इन्फॉर्म, या हमारा मकसद हो सकता है टू परसुएट। ठीक है, इन तीनों में से हमारा कोई एक मकसद ज़रूर हो सकता है। परसुएट का मतलब होता है किसी को कायल करना, किसी को इस हद तक मजबूर करना है कि वो आपकी चीज़ ख़रीदने पे मजबूर हो जाए, यानी वो आपकी चीज़ ख़रीद ले। अब वो इतना आपकी जो आप पोस्टर डिज़ाइन करो या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ लोगो डिज़ाइन करो कि लोग अट्रैक्ट हों वो चीज़ लेने के लिए। एजुकेशन में हम कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, ऐसा कोई लोगो, ऐसा पोस्टर या फिर कोई ऐसी इलस्ट्रेशन ड्रॉ करते हैं जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ एजुकेट, यानी हम कोई चीज़ जिसका हम ताल्लुक़ एजुकेशन से हो, तालीम से उसका ताल्लुक़ हो। या फिर हम थर्ड हमारा पर्पस आता है इंफॉर्मेशन, या फिर हम इन्फोग्राफिक्स का अगर इस्तेमाल करें अपने ग्राफिक डिज़ाइन में, हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसको हम कहते हैं कि हम ग्राफिक डिज़ाइन का हमारा पर्पस इंफॉर्मेशन के है। हमारे पास आगे कुछ 3 सैम्पल्स हैं, लेट्स वॉच। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है म्यूज़िक फेस्टिवल का पोस्टर। इस म्यूज़िक फेस्टिवल के पोस्टर में हमें जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक फेस्टिवल है जो कि इस डेट को हो रहा है, यानी कि मुझे परसुएड नहीं कर रहा, ये जस्ट हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि इस डेट को ये हमारे पास फेस्टिवल आ रहा है और म्यूज़िक फेस्टिवल है, और ये टाइमिंग है और ऑल डेट, कौन से हमारे पास सिंगर्स होंगे, डीजेज होंगे, वो उनकी डिटेल है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड हमारे पास जो पोस्टर रहता है वो हमारे पास थोड़ा सा एजुकेशन से रिलेट कर रहा है। यू नो, इसके कुछ इलस्ट्रेशंस ऐसी फंकी सी हैं और चाइल्डिश सी हैं कि मुझे फ़ौरन व्यू मिल रहा है कि डेट इट्स रिलेटेड टू एजुकेशन। अब एजुकेशन के लेवल डिफरेंट हो सकते हैं। अब अगर मुझे कोई यूनिवर्सिटी लेवल पे का कोई डिज़ाइन बनाए तो ऑब्वियसली आई यूज़ द ग्रेजुएशन कैप और इस तरह के मैं कुछ मेच्योर इलस्ट्रेशंस इस्तेमाल करूँगी जिसके ज़रिए मेरा एज, जो मेरी ऑडियंस है उसकी एज भी मुझे पता, एज भी कन्वे होगी। अब जाहिर बात है मेरे सामने इस वक्त जो पोस्टर है मुझे पता चल रहा है कि ये किस एज ग्रुप के लिए है, ये अबाउट एक प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स से उनके लिए बनते, प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होगा बेसिकली। सो ये आपके टारगेट ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन किस तरह का होगा। थर्ड पे
आई हैव एन एडवर्टाइजमेंट पोस्टर अबाउट अ रेस्टोरेंट। ये एक रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर है जिसमें वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि आप आएँ, लेकिन सिर्फ वो इसमें एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे, वो मुझे परसुएड भी कर रहे हैं। अब वो परसुएड मुझे कैसे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टेस्ट द ब्लास्ट। अब इसकी टैगलाइन इतनी हैवी और ब्लास्टिंग है कि मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ इस रेस्टोरेंट पे जाने के लिए। मुझे इसकी लाइन पढ़ते ही मेरे मुंह में टेस्ट जेस्ट वगैरह फील हो रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये मुझे परसुएड कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 3 पर्पज़ होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए। या तो वो परसुएड कर रहा होता है, या हमें एजुकेट कर रहा होता है, या हमें इन्फॉर्म कर रहा होता है। तो सेम लाइक डैट, ये फर्स्ट पोस्टर हमें इन्फॉर्म कर रहा है, सेकंड पोस्टर हम एजुकेशन में देख सकते हैं, और थर्ड पोस्टर जो है कि हम परसुएड में ले सकते हैं। परसुएड का मतलब हम जो है मजबूर कर रहे हैं कि आप प्लीज़ आएँ, या तो हमारी सर्विस लें या हमारी प्रोडक्ट लें। ठीक है, तो ये बेसिकली था कि व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। एक शॉर्ट ओवरव्यू, डिटेल नहीं, इट्स ए शॉर्ट ओवरव्यू जो कि बेसिक्स हैं, जो कि एक बेसिक लेवल के ग्राफिक डिज़ाइनर को या न्यूब इसको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते वक्त हमारे पर्पसेस क्या होते हैं, हमें किन चीज़ों को अहमियत देनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन कब से चलती आ रही, कौन से एरा में, और ग्राफिक डिज़ाइन की हिस्ट्री में कौन सी अहम शख्सियात गुजर चुकी हैं, जैसे कि पॉल रैंड, ग्लूटन, और इसके अलावा हमारे पास विलियम मॉरिस हैं, स्टीव जॉब्स। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन में और बहुत से ऑब्जेक्टिव्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनको समझे बगैर हम कोई भी डिज़ाइन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू था, मैंने पिक्टोरियल्स की मदद से समझाने की कोशिश की कि एक्चुअली व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, लेकिन हम मज़ीद इसको समझेंगे कि आखिर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है।